आहा, आ गए आप। रहा नहीं गया आपसे, मतलब 5वां दिन मिस ना हो जाए। राष्ट्रीय शिल्प मेला 2017 का ये मंच आपके लिए क्या क्या लेकर आने वाला है, ये आप देखने से ना रह जाएं। आप भी रुक नहीं पाए ना, मेरी तरह बिल्कुल आप भी यहाँ पर मौजूद हैं। मेरा नाम निवेश है और रोज की तरह आपके लिए बिल्कुल मौजूद हूं मैं इस फ्रेम में, आपको बताने के लिए कि आज यानी कि राष्ट्रीय शिल्प मेला 2017 के 5वें दिन इस मंच पर क्या क्या होने वाला है, कौन सी सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाले हैं, कौन सा नृत्य परफॉर्म किया जाएगा, कौन सा लोकगीत गाया जाएगा। वैसे हमारे देश की ये जो सभ्यताएं हैं ना, ये एक अच्छा मौका है उन सारी सभ्यताओं को एक जगह बैठ के देखने का। बहुत सारे स्वाद भी आए हैं, तो आज भी उन सारे स्वाद से हम मिलेंगे, चलकर देखेंगे कि आज मेले में क्या क्या होने वाला है। तो बिल्कुल मेरे साथ तैयार हो जाइए आज के इस शाम को एंजॉय करने के लिए, क्योंकि आज है राष्ट्रीय शिल्प मेला 2017 का 5वां दिन और हम बिल्कुल तैयार हैं। और अभी पिक्चर बाकी है, क्योंकि अगले 5 दिन भी हमारे पास हैं। तो आप घर में मत बैठिए, घर से निकलिए, सीधा NCZCC के ग्राउंड में आइए। बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा जो फन है आपका इंतजार कर रहा है। जल्दी से घर से निकलिए, मैं जाता हूँ इस मेले में घूमने और आपको दिखाता हूँ कि आज क्या क्या चीजें हैं जो कल से डिफरेंट हैं। चलिए चलते हैं। बैठ के क्या करेंगे, उतरें? चलिए उतर ही जाते हैं, चलते हैं, आइए। आपने मैं बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ और आज सबसे पहले मैं आपको लेके जाने वाला हूँ बैक स्टेज, उस इंसान से मिलाने जिसने इस पूरे राष्ट्रीय शिल्प मेले को कोऑर्डिनेट किया। कौन सा आर्टिस्ट कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये निश्चय किया। स्टेज पे क्या परफॉर्म किस टाइम पे किया जाएगा ये उसे मालूम था। कौन सी दुकान शॉप किस तरह कहाँ लगेगी, ये हर चीज उसे मालूम थी। और वो इंसान कौन है, आज सबसे पहले मैं उससे मिलाने वाला हूँ आपको। और उससे मिलाने के लिए ये जो राष्ट्रीय शिल्प मेला 2017 का मंच है ना, इतना खूबसूरत सा जो मंच बना हुआ है, इसके पीछे यानी कि बिहाइंड द स्टेज हमें चलना होगा। तो चलिए आइए चलते हैं। इधर चलेंगे, चलिए इधर से ही चलते हैं, आइए। और मैं फिर बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, आज मैं आपको उस इंसान से मिलवाने वाला हूँ जो इस पूरे एक्टिविटी की जिम्मेदारी अपने सर पे लेके बैठा हुआ है अगले 10 दिन के लिए, बिल्कुल तैयारियों के साथ। और वो कौन है ये जानने के लिए हम आपको लेके चल रहे हैं स्टेज। कम ऑन। और ये बात किसी को बताइएगा नहीं कि आप मेरे साथ बैक स्टेज आ रहे हैं। अब वो इंसान कहाँ है, ढूंढना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि वो टीम हमें दिख रही है और हमारे साथ यहाँ पर हैं केडी जी यानी कि कृष्ण मोहन द्विवेदी जी, ये नाम है इनका। और जिम्मेदारी इनकी ये है कि राष्ट्रीय शिल्प मेला साल 2017 में आने वाले जितने भी परफॉर्मर्स हैं, जो भी शॉप्स लग रही हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी इन्होंने अपने दोनों कंधों पर उठाई हुई और बहुत अच्छे अंदाज में उठाई है। तो चलिए इनसे पूछते हैं कि क्या रहा इनका एक्सपीरियंस, किस तरीके से इन्होंने सारी चीजों को यहाँ पर मैनेज किया है और अगले 5 दिन करने वाले हैं। जी सर। हाँ, ये हमारे जो कलाकार दूर देश से आ रहे हैं जी, है ना, तो उनके रहने का, उनके खाने का अच्छे से अच्छा इंतजाम यहाँ किया जाता है। क्या बात है? ये पिछले हमारे कई सालों से ये हमारा शिल्प मेला दिसंबर में लगाया जाता था। जी। लेकिन अब की ये नोट के नाम से और एक बार राष्ट्रीय शिल्प मेले के नाम से, तो जाहिर सी बात है इस साल एक मेला तो ये हो गया, लेकिन दिसंबर में हमें पूरी उम्मीद है कि इससे भी अच्छा, क्योंकि एक बार जो पैरामीटर सेट हो जाता है अगली बार हमें उससे ऊपर अचीव करना होता है। तो जाहिर सी बात है ये टीम पूरी तरह तैयार है अगले साल यानी इसी साल लगने वाले दूसरे राष्ट्रीय शिल्प मेले के लिए। क्या आप तैयार हैं? अरे ऑफ कोर्स तैयार होंगे। वैसे सर भी हमारे साथ हैं, तो सर थैंक यू सो मच हमें बताने के लिए। अच्छा सर, ये एक चीज और पूछूंगा, इस बार इस मेले में ऐसी क्या चीजें सबसे अलग है? अब हमारे जो कला विधाएं हैं जो हमारे आदर्श स्टेट से आती हैं, जी, उसमें हम चाहते हैं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो वहाँ की वेशभूषा है, वहाँ के नृत्य हैं, जी, वो हम ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट करके हर साल के अपेक्षा कुछ नया दिखाएं हैं। तो ये हम चाहते हैं कि उसका आप लाभ उठाएं। बिल्कुल हम लाभ उठाएंगे और पूरा इलाहाबाद लाभ उठाएगा। 5वां दिन है आज, अभी 5 दिन बाकी हैं और ये 5 जब मिल जाते हैं तो मुट्ठी बनती है और मुट्ठी में होती है ताकत। और वही ताकत आपको लगानी है, घर से निकलना है, कपड़े पहनना है, तैयार होना है, गाड़ी चलानी है और NCZCC के ग्राउंड में पहुंचना है। यहाँ पर बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा धमाल आपका इंतजार कर रहा है। कृष्ण मोहन द्विवेदी जी से तो बात हो गई, लेकिन अभी बात बाकी है मिश्रा जी से। अब ये मिश्रा जी का ये जो टाइटल नेम है ना, ये बता रहा है हमको कि ये जो आदमी है, शख्सियत है, ये सुरों से जरूर जुड़ी है, क्योंकि जैसा इनका नाम है, जैसी इनकी काया है, वैसे ही हमको समझ में आया है कि आज एक अच्छा सा भोजपुरी परफॉर्मेंस हमारे राष्ट्रीय शिल्प मेला 2017 के मंच पर होने वाला है। अब ये कौन है, मैं एक बार खुद चाहूंगा कि अपना परिचय दें और एक गाना तो हम सर से सुनेंगे जरूर। सर कैसे हैं? मेरा नाम अनिल कुमार मिश्रा है, मैं बलिया का रहने वाला हूँ और मैं पूर्वा टीवी, मैजिक टीवी, भोजपुरिया मैजिक, उसके क्या बात है, लखनऊ दूरदर्शन, तमाम जगह
काम किया और नाइस। इतनी सारी जगह परफॉर्म करने के बाद फाइनली आज ये परफॉर्मेंस होने वाली है इलाहाबाद में राष्ट्रीय शिल्प मेला 2017 के मंच पे। तो क्या आप वो परफॉर्मेंस मंच से पहले देखना चाहेंगे? एक झलक तो बनती है ना सर, एक गाना हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए हो जाए, भले ही 2 लाइन लेकिन एक गाना। आगी लागो ना है राजा, अरे आगी लागो ना कि दिहला जिंदगी के माटी में मिलाई, कमाई में तहरो आगी लागो ना, दिहला जिंदगी के माटी में मिलाई, कमाई में तहरो आगी लागो ना। छोट बाटे देवर बबुआ काम बढ़ला, सीखते जाइएगा। भासुर जी के सोझा जा लाज बड़ी लागे, कि परती खेत बाटे कबले जोताई, कमाई में तहरो आगी लागो ना। मुझे यकीन मानिए भोजपुरी नहीं आती, लेकिन भोजपुरी गाने थोड़े थोड़े से अच्छे लगते हैं, तो पूरे शब्द का मतलब भी मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन मैं अनिल जी से उस शब्द के मतलब पूछूंगा। और इस पूरी गाने को सुनने के बाद जब ये परफॉर्म हो चुका होगा राष्ट्रीय शिल्प मेला 2017 के मंच पर, जो कि आज 5वें दिन का मंच है और ये 5वें दिन की परफॉर्मेंस है, तो तैयार हो जाइए, घर से निकलिए, फटाफट यहाँ पर आइए। मुझे मालूम है कि ये साज और आवाज उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी राष्ट्रीय शिल्प मेला 2017 के मंच पर अभी तक आपने पिछले 4 दिनों में सुनी है, लेकिन ये आवाज जितनी अच्छी है ये सामान उतना ही अच्छा है। ये टेराकोटा का वो सामान है जो राष्ट्रीय शिल्प मेला 2017 की पहचान है। और आप मेरे इधर साइड देख सकते हैं, यहाँ पर पानी के बहुत सारे झरने जो एक के बाद एक निकल रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं देखने में और आपके घर जाने के लिए बिल्कुल बेताब है। वैसे इनकी खासियत यही है कि आपके सामने जिस अंदाज में रखे गए हैं, जैसे पेश हो रहे हैं, वैसे ही आपके घर में भी लगेंगे जब आप इनको अपने घर में लगा के ऐसा अनुभव करेंगे जैसे कि आपके घर में झरना गिर रहा है। और ये जो तबला है ना, ये बिल्कुल बैठने वाला है, बजाने वाला नहीं है, लेकिन जब ये बजता है तो आवाज इसमें से भी बहुत अच्छी आती है। और इस तरह का टेराकोटा का बहुत सारा सामान आपको राष्ट्रीय शिल्प मेले में देखने को मिल सकता है। हमारे साथ ही यहाँ पर मौजूद है राष्ट्रीय शिल्प मेले में वो सज्जन जो ये सामान यहाँ पर लेकर आए हैं टेराकोटा का। चलिए इनसे बात करते हैं। भैया ये बताइए, आपके सामान की खूबी क्या है, विशेषता क्या है? आपका नाम क्या है तो ये बताइए। अरे ब्रजमोहन भैया हमारे साथ हैं और इतनी खूबसूरत सी हंसी है ब्रजमोहन भैया की। ब्रजमोहन भैया हमें ये बताइए कि इस सामान की खासियत क्या है? खासियत ये है, ये अपना डेकोरेशन के लिए अच्छा बहुत काम आता है। अच्छा, ये कहाँ से आप लेकर आए हो? हरियाणा से लेकर आए। हरियाणा से सारा सामान लाद के लेकर आए हो? कैसे लेकर आए हो? गाड़ी में। दिक्कत नहीं होती है सारा सामान यहाँ पर लेकर आने के लिए हम लोगों के लिए? कोई दिक्कत नहीं होती। तो भैया आपने सुना, कोई दिक्कत नहीं होती है। हरियाणा से ये सारा सामान इलाहाबाद आया है। अब आप हरियाणा तो जाएंगे नहीं ये सारा सामान खरीदने, है ना? खर्चा भी होगा और टाइम भी नहीं होगा आपके पास। मुझे मालूम है इलाहाबाद वाले बहुत बिजी हैं, इसीलिए राष्ट्रीय शिल्प मेला इलाहाबाद में लगाया जाता है ताकि आप यहाँ पर मौजूद हर उस सामान को देख सकें जो इलाहाबाद हिंदुस्तान के कोने कोने से आता है। और शायद यहाँ पर जब आता है तो और खूबसूरत हो जाता है। जैसे कि मेरे चारों तरफ आप देख रहे हैं टेराकोटा का वो सामान जो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर ये सितार वाले जो सज्जन है वो भी मेरे साथ हैं और तमाम सामान अगल बगल रखे हुए हैं। और साथ ही हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारा क्राउड भी खड़ा है, आप दिखा सकते हैं। बिल्कुल मैम, ये सामान आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इसमें से कोई सामान आपने अभी तक अपने घर में शोपीस के तरीके से रखा है? रखा है जी। अभी क्या लेके जाने वाले? अगर कुछ लेके जाना हुआ तो क्या लेके जाओगे, ये बताओगे? कुछ लेके जाना हुआ तो आज हम लेके जाएंगे रोटी बनाने के लिए। अरे क्या बात है, मतलब गृहिणियों की पहली पसंद। ये देख रहे हैं आप, रोटी टेंग टेंग टडिंग। मतलब पति को अगर पराठे पसंद है तो इस पर सेक कर खिलाया जाएगा और अगर पति बात नहीं मानेगा तो उसको इस पर सेक दिया जाएगा। नहीं, ऐसा ही कुछ होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा? नहीं। तो मैम इस तवे की खासियत क्या है? भैया ये मतलब करारी और स्वादिष्ट रोटी के लिए आपको टेराकोटा का ये तवा जो हरियाणा से खास चलकर आपके लिए आया है, ये लेके जाना होगा। ठीक है, जैसे कि मैम वगैरह आज लेके जाने वाली हैं, तो बिल्कुल मैम ये तवा आप पसंद कर लीजिए। देखिए अगर आपके अनुरूप है तो आप इसको प्लीज ले लीजिए। और आप सब ये सिर्फ देखते मत रहिए, घर से निकलिए, यहाँ पर आइए और बहुत सारे सामान है जो लेकर जा सकते हैं आप। हम लोगों ने लिया तवा को। अच्छा, आपने 2 तवा लिया है, ऐसा क्यों? मतलब ज्यादा जलेंगी ना, 2 रोटियां बनेंगी। अच्छा, एक साथ 2 रोटियां बन सके, खाना जल्दी पहुंच सके सबके थाली में, इस वजह से आंटी ने 2 तवे लिए हैं। तो ये तवा ही खास पसंद बन रहा है मतलब महिलाओं की। मतलब देखा
कोई भी सामान हो लेकिन उसमें खाने पीने की चीज हम लोग ढूंढ ही लेते हैं, तो यहाँ भी यही हुआ है भाई। टेराकोटा के सामान के बीच में हरियाणा से आया हुआ तवा लोगों की खास पसंद बना है। अगर आप भी पसंद बनना चाहता है, आपके घर का सामान बनना चाहता है, तो जल्दी से यहाँ पर आइए। राष्ट्रीय शिल्प मेला 2017 में से इसको लेकर जाइए, उससे पहले ये खत्म हो जाए। मेला कितना खास है, कितना खूबसूरत है, ये तो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि हम मौजूद हैं इस वक्त NCZCC के ग्राउंड में राष्ट्रीय शिल्प मेला 2017 के उस मंच और उन दुकानों के साथ जो यहाँ पर पूरे भारत वर्ष से आई हैं। और ये जिम्मेदारी जिन्होंने ली, यानी कि इस मेला के मेला प्रभारी, हम सोच रहे हैं कि चलिए आपको उनसे मिलवा दें, ताकि आपको पता तो चले कि इतना बड़ा मेला जो आयोजित किया जाता है उसके पीछे का वर्कआउट क्या होता है, उसके पीछे की जिम्मेदारियां क्या होती हैं, किस तरीके से पूरी सोच काम करती है राष्ट्रीय शिल्प मेला 2017 को जमीनी तौर पर सबके सामने लाने के लिए। तो हमारे साथ हैं हमारे राष्ट्रीय शिल्प मेला 2017 की मेला प्रभारी। सर प्लीज आपको हम अपने व्यूअर्स से मिलवाना चाहेंगे। सर अपने बारे में कुछ बताइए और फिर हमको बताइए कुछ यहाँ के बारे में, क्या सोच लगती है इस पूरे मेले को बनाने में? पूरे मेले की सोच ये है कि पूरे देश भर के इतने स्वीट हैं, जितने तरह के व्यंजन हैं, अधिक से अधिक हम इलाहाबाद को उसके सामने ला सकें। और जितने अच्छे सांस्कृतिक प्रोग्राम पूरे देश भर के हैं, फोक आर्ट है, ट्राइबल आर्ट्स है, उस सबको अधिक से अधिक जनता के सामने ला सकें, ये एक मेन उद्देश्य होता है। तो इसके लिए हम लोग बहुत ट्रांसपेरेंसी काम करते हैं, पेपर विज्ञापन देते हैं, एप्लीकेशन इन्वाइट करते हैं। उसके बाद उसमें से हम स्टार्टिंग करते हैं कि हर तरह का शिल्प जो है सबके यहाँ पे स्टॉल उस तरीके से हो जाए। और अगर किसी स्टॉल के लिए बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट है तो उसको लाठी निकाल देते हैं, तथा किसी को ज़्यादा दिक्कत ना हो कि हमको नहीं मिली, किसको दी कोई पॉजिटिव ना हो, इस तरीके से करते हैं। मतलब सारे शिल्प के साथ, सारे व्यंजनों के साथ बराबर का न्याय होता है, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं होती, ताकि यहाँ पर NCZCC के ग्राउंड में जब इलाहाबाद वाले आए तो उनको पूरा भारत, मिनी इंडिया इसी एक ग्राउंड के अंदर एक जगह दिखाई दे। और ये सारा काम सर के अंडर होता है, लेकिन इस पूरे मेले के बाद जो कलेक्शन होता है, जो उसकी जिम्मेदारी होती है, वो हमारे सर हमारे साथ हैं, वो हमें बताने वाले हैं कि ये मेला कितना सक्सेसफुल हर बार होता है। हमें सर ये बताइए कि ये जो मेला है ये कितना सक्सेसफुल होता है? एक बहुत सक्सेसफुल होता है। और इस शहर में तो कम से कम जितने मेले लगते हैं इस तरह का मेला कोई नहीं लगता। और हमसे ज़्यादा फुटफॉल भी कहीं नहीं होता। और जो सबसे बड़ी खासियत है कि हर वर्ग का आप वो यहाँ मध्यम दर्जे का, कम आय का और बहुत पैसे वाले सब आते हैं, और सबके हिसाब से यहाँ सामान है और सबके हिसाब से हम लोग आतिथ्य की भी व्यवस्था करते हैं। और चूँकि इसका बहुत उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, ये संस्कृति के संवर्धन संरक्षण के लिए है, तो लाभ हानि की दृष्टि से तो ये मेला देखा नहीं जाता। इसका सिर्फ एक ये है कि भारतवर्ष का शिल्प इलाहाबाद के लोगों के सामने आए और हमारा देश कितना विविधपूर्ण है और कितनी कैसी सांस्कृतिक कलाएँ हैं ये जनता के समक्ष आ सकें। और ये काम करता है राष्ट्रीय शिल्प मेला और NCZCC इलाहाबाद। पूरे साल का वर्कआउट होता है, सोच होती है, बहुत सारे दिमाग लगते हैं, तब जाके इस तरह का खूबसूरत मेला इलाहाबाद वालों के लिए तैयार किया जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे वक्त के साथ दिनों में हम आपको बताते चले जाएंगे, मिलवाते चले जाएंगे, कुछ नए नए चेहरों से और कुछ उन दुकानों से भी जिनसे कल नहीं मिलवाया था, आज मिलवाएंगे। तो चले उन दुकानों के पास, चलिए चलते हैं। ये तंदूर की भट्टी नहीं है, इस पर रोटियां नहीं सिकने वाली है, क्योंकि यहाँ पर वो हो रहा है जो आपने शायद अभी तक इलाहाबाद में नहीं देखा होगा। सामने जो शख्स बैठे हैं जिनने बहुत खूबसूरत सी टोपी लगाई हुई है, जो पीट रहे हैं वो सांचा जिस पर बनती हैं बैंगल्स। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक समझा, ये वो शॉप है जहाँ पर लाख की चूड़ियाँ बनाई जा रही हैं और बिल्कुल तुरंत बनाई जा रही है। यहाँ पर बहुत सारी लेडीज खड़ी हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। उन्होंने अपने अपने कलर्स चूज कर लिए हैं कि कौन सा कलर उनके अपने हाथ में अच्छा लगने वाला है, और वो कलर अब सीधा सर पास जाने वाला है, जो बैठकर यहाँ पर एक एक करके लाख की चूड़ियाँ बना रहे हैं। तो चलिए एक काम करते हैं कि हम बात करते हैं सर से, उनका नाम जानते हुए, परिचय जानते हुए, कहाँ से आए हैं और ये जो काम है ये कब से कर रहे हैं, और यहाँ पर इस काम को लेकर कितना लोगों के अंदर प्रेम है, कितना लोग इसको पसंद कर रहे हैं। सर अपने बारे में कुछ बताइए पहले में। मेरा नाम इस्लाम अहमद है, मैं जयपुर से आया हूँ। मैं लाख की चूड़ियों का मास्टर क्राफ्टमैन हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर उससे मैं अप्रूव्ड क्राफ्टमैन हूँ। मैं लाख की चूड़ियाँ बनाता हूँ। लाख की चूड़ियों का जो इतिहास है वो महाभारत काल से रहा है। लाख का बड़ा महत्व रहा है। कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह बनाया था, निर्माण किया था। लेकिन जयपुर आज 300 साल पुराना शहर है। मेरी 7 जनरेशन जब से जयपुर वजूद में आया वो यही काम कर रही है।
जो जयपुर के जो राजा थे सवाई जय सिंह, उन्होंने जब जयपुर को बसाया तो ये सोचा कि मेरे जयपुर का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो, ऐसे लोगों को मैं जयपुर में लाके बसाऊं। क्या बात है। उसी कड़ी के अंदर लाख की चूड़ियों का जो क्राफ्ट है वो 300 साल पुराना है और मेरी सारा परिवार यही काम करता है। अच्छा, 7 पीढ़ियों से आपने बताया कि काम आपके यहाँ पे हो रहा है, तो क्या फर्क आया चीजों में, क्या बदलाव आया, क्या नयापन आया? बिल्कुल, हर साल चूड़ियों के अंदर नए नए डिजाइन बनते हैं, नया नया आविष्कार किया जाता है। लाख की चूड़ियों का चलन आजकल कम होता जा रहा है क्योंकि लाख के अंदर केमिकल का समावेश हो गया है, केमिकल आ गया है। लेकिन मैं जो ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करता हूँ, राष्ट्रीय शिल्प मेला 2017 के छठे दिवस की सार्वकालिक मेला में आप सबसे जुड़ती हुई मैं डॉक्टर आभा श्रीवास्तव बहुत ही हर्ष के साथ आपको नमन करती हूँ, स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज कार्यक्रमों की जिस श्रृंखला को लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हुई हूँ उनमें शास्त्रीय गायन, गजल गायन, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, राजस्थान का 13 ताली नृत्य, राई बैंसो लोक नृत्य पश्चिम बंगाल, डिंडोरी मध्य प्रदेश का बैगा प्रधानी लोक नृत्य, सोनभद्र का झूमर लोक नृत्य तथा छत्तीसगढ़ के नृत्य हैं। इन कलाकारों की कला की झलक आपके मन को आह्लादित ही नहीं करेगी वरन आपके रोम रोम को पुलकित भी कर देगी।
उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की एक स्वायत्त संस्था है, जिसके अंतर्गत देश के लोक जनजाति नृत्यों, लोकगीतों, लोक गाथाओं आदि को संरक्षित, संवर्धित तथा अभिलेखीकरण करने का प्रयास विगत 30 वर्षों से अनवरत किया जा रहा है। मैं पुनः गुजारिश करती हूँ शिल्प मेले में विद्यमान हमारे दर्शकों से, हमारे जनमानस से कि वो मंच के समीप आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, जिससे कि हम अपने इस कार्यक्रम को आपके समक्ष कलाकारों के माध्यम से प्रस्तुत कर सकें और आपकी उपस्थिति इन लोक कलाओं के संरक्षण और संवर्धन की दिशा की तरफ एक बढ़ता हुआ कदम साबित हो। आपकी उपस्थिति हमारे लिए प्रार्थनीय है, हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि जितनी अहम ये कलाकार हैं उससे कहीं ज्यादा अहम आपकी उपस्थिति है, आपका हृदय है, आपकी तालियां हैं, क्योंकि आपकी तालियां, आपका हृदय, आपका मन इन कलाकारों के माध्यम से हमारी लोक परंपराओं से, हमारी लोक जीवन शैलियों से जब आत्मसात कर लेगा, जब जुड़ जाएगा, तो एक नई परंपरा का विकास होगा। हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा अक्षुण्ण रहेगी। इसलिए मैं पुनः गुजारिश करती हूँ दर्शकों से कि वो इस प्रांगण में मंच के समक्ष उपस्थित होकर हमारे लोक कलाकारों की अद्भुत प्रस्तुतियों से अपने आप को जोड़ें और अपनी तालियों से उन्हें हर्ष का अनुभव कराएं। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये लोक कलाएं क्या है। लोक कला युगांतर से चली आ रही परंपरा है। लोक कला का मानव जीवन के इतिहास से अत्यंत घनिष्ठ संबंध है, जो सभ्यता के साथ प्रारंभ हुई और उसके साथ ही चली आ रही है। लोक कलाओं का विकास समाज के परंपरागत विचारों, विश्वासों, आस्थाओं और रीति रिवाजों पर आधारित है और इसके साथ ही साथ इसकी भौगोलिक परिस्थितियां भी इन लोक कलाओं को विकसित करने के लिए अहम भूमिका निभाती हैं। लोक कलाओं का आविष्कार मनुष्य ने अपने मनोरंजन तथा आत्मविकास के लिए किया था और उसके स्वभाव में कला प्रेम की प्रधानता आदिम युग से विद्यमान थी। लोक कला का तात्पर्य है सामान्य जीवन। लोक शब्द जनपद या ग्राम से नहीं, बल्कि नगरों और गांवों में फैली हुई समूची जनता है, जिनके व्यावहारिक ज्ञान का आधार ग्रंथ नहीं है। इसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी गतिविधियां आ जाती हैं। जन समुदाय के अनुभवों और सौंदर्य भावों की अभिव्यक्ति ही लोक कलाओं के रूप में विकसित होती गई। मैं इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए हमारे बीच उपस्थित उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की कार्यक्रम प्रभारी आदरणीय कल्पना सहाय जी का स्वागत, अभिनंदन और नमन करते हुए करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मंच पर प्रथम ध्वनि, सुमधुर ध्वनि आपके कानों में गुंजायमान हो उठी है। हमारे मंच की आज की पहली प्रस्तुति शास्त्रीय गायन है। शास्त्रीय गायन, आप सभी जानते हैं कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति वेदों से मानी जाती है। भारतीय शास्त्रीय संगीत गहरे तक आध्यात्मिकता से प्रभावित रहा है, इसीलिए इसकी शुरुआत मनुष्य जीवन की अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति के साधन के रूप में हुई। ये माना जाता है कि ब्रह्मा ने नारद मुनि को संगीत वरदान में दिया था। चारों वेदों में सामवेद के मंत्रों का उच्चारण उस समय के वैदिक सप्तक या समगान के अनुसार 7 स्वरों के प्रयोग के साथ किया जाता था। हमारे मंच पर शास्त्रीय गायन के सह कलाकार के रूप में जितने भी कलाकार हैं वो हमारे मंच पर उपस्थित हो चुके हैं। शास्त्रीय गायन को जो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उनका नाम है पंडित विद्याधर मिश्रा, इलाहाबाद से। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि मंच पर उपस्थित हमारे कलाकारों का जोरदार करतल ध्वनि के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे बीच बस कुछ ही क्षणों में शास्त्रीय और उप
शास्त्रीय गायन के प्रकांड विद्वान पंडित विद्याधर मिश्रा जी बस कुछ ही क्षणों में मंच पर उपस्थित होने जा रहे हैं। विद्याधर मिश्रा जी मंच पर उपस्थित हो चुके हैं। मैं दर्शक दीर्घा से पुनः निवेदन करती हूँ कि जोरदार करतल ध्वनि से आप इन महान कलाकारों का स्वागत और अभिनंदन करें। मैं आप सभी को बता दूं कि पंडित विद्याधर मिश्रा जी की ख्याति सिर्फ देश में ही नहीं अपितु विदेशों तक पहुंच चुकी है। आप देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी अपने गायन की प्रस्तुति से आपने वहां के जनमानस को आह्लादित किया है। इनके विश्वविद्यालय के अनेक छात्र छात्राएं बड़े बड़े मंचों पर प्रस्तुति दे चुके हैं, लेकिन उसके इतर भी अनेक शिष्य ऐसे भी हैं जिन्होंने बड़े बड़े मंचों पर अपनी उपलब्धियों से आपका नाम विगलित करने का प्रयास किया है, फैलाने का प्रयास किया है। आपके बीच मंच पर आज की प्रथम प्रस्तुति पंडित विद्याधर मिश्र और उनके साथी कलाकारों के द्वारा एक बार पुनः जोरदार तालियों की गुजारिश है आपसे, जिससे कि ये कलाकार आपकी तालियों से अभिसिंचित होकर अपने गायन से आप सभी को मंत्रमुग्ध कर सके, आपको एक ऐसी दुनिया में ले चले जहां पर आप सभी राग द्वेष से इतर होकर एक अनोखे ज्ञान को, एक अनोखी शक्ति को संगीत के माध्यम से आप अपने अंदर उतार सकें, उसे पा सकें, उसे महसूस कर सकें। हेलो हेलो रजत भैया मिल गए, कह रहे हैं कि हमको छोड़ो, हमें वहाँ तक छोड़ो, बस स्टॉप तक। मोबाइल भी छोड़ के चले जाए, नहीं छोड़े ना, मोबाइल भी छोड़ के चले, क्या करते, यहाँ जरूरी था। हाँ जी, यहाँ पे हम ही कर रहा था। सभी संगीत श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जब भी केंद्र की बात आती है तो ये लगता है कि मैं हेलो हेलो आज आप लोग को चार्जर इसका होगा भैया। शास्त्रीय संगीत का एक छोटी प्रस्तुति के बाद कुछ भजन, कुछ बोली, कुछ चैती आप लोगों को सुनाएंगे। आप सभी का आशीर्वाद चाहिए।
हमारे साथ तबले पे हैं पूरन मिश्र, उनके लिए ताली बजाइए आपने। इधर प्रवीण मिश्रा हैं और गायन में मेरा साथ मेरा छोटा बेटा वरुण मिश्रा दे हैं, उनका आशीर्वाद किया है। थोड़ा हमिंग कर रहे थे, बेस करके बोल कर रहे। हेलो 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 हेलो, बेस थोड़ा करके वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। हेलो हाँ सर, लैपटॉप में लेकिन कनेक्ट नहीं हो रहा है। हेलो, वो नहीं कनेक्ट हो, स्विचर नहीं कनेक्ट हो रहा है।